अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे और क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इस चैप्टर का नेम है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, कैलकुलेटेड टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है बिकॉज़ जो आगे फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप आगे अगली फील्ड्स में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे या और जो मेडिकल फील्ड्स हैं इनमें जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाजमी तौर पे होगी और इस चैप्टर की जो बेसिक्स हैं वो वहाँ पर आपको हेल्प आउट करेंगे। एंड आई एम सैयद राहिल मुज़फ़्फ़र और मैं आप सबको एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सुपीरियर ग्रुप ने इस साल स्टार्ट किया है उस पर आपको वेलकम कहता हूँ। सो पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस इन टॉपिक से रिलेटेड और फिर टाइप्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सो introduction में chromosomes, you all know about chromosomes that they are thread like structures in the nucleus। हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म में होता है, वो एक्चुअली ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होता, वो फॉल्स क्रोमोसोम होता है। अच्छा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में और ये अपेयर कब होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम। और ये ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्रोम मीन्स कलर एंड सोमा मीन बॉडी, लाइक दीज आर कलरफुल बॉडीज। यू कैन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू या कम अच्छी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। फिर ये डिस्कवरी वॉल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, इसने जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, यानी कि ऐसा साइंटिस्ट था जो कि एम्ब्रियो को स्टडी करता था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है। इसने डिस्कवर किया जब सिलेमेंडर का जो लार्वा था, क्योंकि जब एम्ब्रियो बनता है तो लार्वा में एक स्टेज आती है, उसके जब सेल्स में डिवीजन होती है, साइज बढ़ता है, तो डिवाइडिंग सेल्स के अंदर इसने इन क्रोमोसोम्स को स्टडी किया। और उसके बाद बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स में भी बाद में क्रोमोसोम स्टडी हुए और ये पता ये चला कि एक स्पीशी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो दूसरी स्पीशी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिफरेंट होते हैं। सिलेमेंडर का लार्वा था जिसमें उसने इसको, ये सिलेमेंडर है, आप देख सकते हैं, है तो बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे तो। हर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर बुक ने लिखे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, जैसे मॉस्किटो में 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पेयर 3 हो जाएंगे। हनी बी में 32 हैं, पेनिसिलियम में 2 क्रोमोसोम्स है, कॉर में 20 हैं, शुगर केन में 80 हैं, फ्रॉग में 26, माउस में 40, फंस में 1000 क्रोमोसोम्स और ह्यूमन में 46। और आपको पता है कि ये इनहेरिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं वो बॉडी की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। और तमाम क्रोमोसोम्स की पोजेशन ज़रूरी है। अगर एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाएं या उसका कुछ पार्ट भी कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे बहुत ही खौफनाक किस्म के डिसऑर्डर जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, एक सेंट्रोमेर जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं और एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है। देखिए ये 2 क्रोमेटिड्स हैं और ये यहाँ पर इनके सेंट्रोमेयर्स हैं और वो क्रोमेटिड्स जो एक सेंट्रोमेयर के साथ आपस में अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है जी। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं वो एरिया जो थोड़ा सा दबा हुआ हो, ये सेंट्रोमेयर है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है। फिर एक टर्म यूज होती है कैरियोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज कैरियोटाइप? इट इज पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस। ये किसी भी खास इंडिविजुअल, एक खास स्पीशी के पास जो एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, उनकी शेप कैसी होती है, उनका साइज क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये सारा क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। और सेम स्पीशी में भी सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म में भी डिफर कर सकता है, डिफरेंट स्पीशीज में तो खैर मुख्तलिफ होता ही है। और क्रोमोसोम जो है वो डिफर करते हैं अपनी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज में, यानी कि कौन से डाई से आप किस क्रोमोसोम को विजुलाइज कर सकते हैं, क्रोमोसोम के साइज में, उसके सेंट्रोमेयर की पोजीशन में, उसके जो लेंथ है दोनों क्रोमेटिड्स की, उसके अंदर ये वेरी कर रहे होते हैं। तो यानी कि क्रोमोसोम्स की लेंथ ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्रोमेटिड्स की सेम हो। अब ये आप देख सकते हो डायग्राम में कैरियोटाइप की, ये ह्यूमंस का कैरियोटाइप है। देखो कि सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है वो 1 है, जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है ऑटोसोम में वो 22 है और ये 2 सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई। ये ह्यूमन मेल की कैरियोटाइप है। अगर ह्यूमन फीमेल होती तो दोनों यहाँ पर एक्सेस क्रोमोसोम होते। अब शेप्स 4 तरह की हो सकती है क्रोमोसोम की। टाइप्स एक्चुअली 4 हैं और वो कौन कौन सी हैं? पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या है कि सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ जो
बाजू है क्रोमेटिड, अगर इसकी लेंथ सेम है तो ये मेटासेंट्रिक कहलाता है। अगर सेंट्रोमेर के एक तरफ लेंथ ज़्यादा है, क्रोमेटिड की एक तरफ कम है, तो इसको सबमेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर सेंट्रोमेर की एक तरफ तो बहुत ज़्यादा लेंथ है और एक तरफ बहुत कम है, तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो सेंट्रोमेर है वो एंड के करीब करीब है। और टीलोसेंट्रिक में क्या है कि सेंट्रोमेर बिल्कुल एंड पर है और इसके परली तरफ क्रोमेटिड मौजूद नहीं, सिर्फ एक तरफ है, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। अब एनाफेज में जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होता है, चैप्टर 21 में हम पढ़ेंगे, तब इन क्रोमोसोम्स की शेप बनती हैं। और IJV यानी कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, अगर आप शेप्स देखें तो आपको 3 अल्फाबेट से मिलती नजर आती हैं, I से, J से और V से। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम है कि कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में DNA और प्रोटीन है, 40% DNA है, 60% प्रोटीन्स हैं, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। और चूंकि DNA से RNA बनता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्रोमोसोम के साथ RNA भी अटैच होता है। एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम पर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स आप कह लें। और वो ये कहा जाता है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड के बराबर हो और हर पेज पे 500 वर्ड आते हो, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने के लिए 280 प्रिंटेड बुक्स चाहिए और हर बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए, यानी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनमें मौजूद है। अब इतनी कम जगह में इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे मौजूद है, तो इसका आंसर आता है जी कॉइलिंग। के क्रोमोसोम्स को कॉइल किया जाता है, ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना बहुत बड़ी तार होती है उसे कॉइल कर लेते हैं, तो इसी तरीके से इसको कॉइल किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर सिंगल क्रोमोसोम से DNA लिया जाए और उसको एक सीधी लाइन के अंदर रखा जाए तो उसका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर तक बन जाता है, यानी इतना ज़्यादा है। अब आप देखोगे कुदरत का करिश्मा है ये कि इतने बड़े मॉलिक्यूल को एक सेल जो नज़र भी नहीं आता, उसके अंदर आम आँख से नज़र नहीं आता, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इसको रखा हुआ है, इसको एडजस्ट किया हुआ है। और ये कॉइलिंग की वजह से ही पॉसिबल है, अगर कॉइलिंग नहीं होगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस कॉइलिंग को में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम पढ़ते हैं। इसको हम फिर नाम देते हैं कि हम DNA के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। 4 लेवल्स पे जाता है ये एक्चुअली, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको चाहिए DNA को स्टडी करने के लिए। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यानी कि तस्बीह के जो दाने होते हैं, दानों की एक लाइन, एक उसकी तरह का नज़र आता है। और जो DNA डुप्लेक्स है, डबल स्टैंड है, ये कॉइल्ड होता है किसके अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम जो है वो रिपीट होता है हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, यानी हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद क्या होगा कि जो DNA का स्ट्रैंड है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द कॉइल होना शुरू हो जाएगा। DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज बेसिक अमीनो एसिड्स हैं आर्जिनिन, लाइसिन, वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर होते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप और हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज के अंदर अट्रैक्शन हो जाती है, तो हिस्टोन जो कोर है वो एक्चुअली मैग्नेट बन जाती है और इस तरीके से वो DNA की कॉइलिंग को प्रमोट करती है और गाइड करती है। ये डायग्राम है, बुक की डायग्राम है, आप देख सकते हो कि ये DNA, देखिए ठीक है, DNA जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द इस तरह से कॉइल हो रहा है, न्यूक्लियोसोम बन रहा है। उस न्यूक्लियोसोम से फिर देखें आप क्रोमैटिन फाइबर बनता है, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन में सुपर कॉइलिंग होती है तो उससे क्रोमोसोम बन जाता है। या इधर से आप देख लें कि ये क्रोमोसोम है, ये इतना हिस्सा इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये इतने हिस्से में कॉइलिंग हुई हुई है, फिर इस कॉइल्ड हिस्से का यानी ये सुपर कॉइलिंग है एक्चुअली। इस सुपर कॉइलिंग के इस हिस्से को देखो तो आपको देखो ये कॉइलिंग नज़र आ रही है, ये कॉइलिंग है, यानी कि सुपर कॉइलिंग में भी कॉइलिंग। और फिर जब इस हिस्से को आप विजुलाइज कर तो बड़ा करके देखते हो, ये क्रोमैटिन फाइबर है, ये हिस्से को आपने बड़ा कर लिया, ये क्रोमैटिन फाइबर बन गया। और फिर इसके अंदर जब इसको देखते हो तो आपको नज़र आता है कि DNA जो स्टैंड है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द बाउंड हुआ है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 4 लेवल्स बन जाते हैं। ये पहला न्यूक्लियोसोम है, फिर क्रोमैटिन फाइबर है, फिर क्रोमैटिन है और फिर क्रोमोसोम। अब इनसे रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अक्सर पेपर में आती हैं। एक है यूक्रोमैटिन, एक है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या है जी? क्रोमैटिन अदर देन हेट्रोक्रोमैटिन। और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस हो जाता है। कंडेंस से क्या मुराद है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ देगा, RNA और प्रोटीन बनाना छोड़ देता है, क्योंकि सेल डिवीजन में ज़रूरत, सेल को डिवाइड करना होता है। सेल डिवीजन जब हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से इसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि क्रोमोसोम की मूवमेंट में फ़ायदा हो जाता है जब यूक्रोमैटिन कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमैटिन ये हाईली कंडेंस पोर्शन है क्रोमैटिन का, यानी इससे कभी भी RNA प्रोटीन नहीं बनती।
हमेशा ये परमानेंटली कंडेंस रहता है और इसका डीएनए कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। तो ये था जी पहला लेक्चर। उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।